अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन-कौन से कंपोनेंट जो हैं जो गैसियस एक्सचेंज में या ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आज हमने मैकेनिज़्म पढ़ना है ब्रीथिंग का या गैसियस एक्सचेंज का कि किस तरह जो है ब्रीथिंग होती है, यानी साँस लेने का अमल किस तरह होता है। निज़ाम तनफ़ुज़ यानी हमारी बॉडी के अंदर गैसों का जाना और गैसों के तबादले के बाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देने के बाद इसका बॉडी से बाहर रिमूव होना है। ये किस तरह होता है, ये वैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस और ये प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होता है, ये हमने आज डिस्कस करना है। ब्रीथिंग होती क्या है? ब्रीथिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ये फिज़िकल है, ये जिस्मानी प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो अपनी डिफरेंट शेप्स चेंज करती है या बॉडी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस करती है जिसमें हवा जो है वो उसको लंग्स में लेके जाता है, इन विच एयर इज़ टेकन इनटू द लंग्स। हवा लंग्स में जाती है एंड एक्सपेल्ड आउट लंग्स, और लंग्स से बाहर रिमूव होती है, यानी गैसों के तबादले के लिए लंग्स में जाएगी और फिर लंग्स से बाहर मूव करेगी, और जिसमें आपकी बॉडी फिजिकल प्रोसेस शो करती है, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। इसके दो स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म के। एक आता है इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं कि गैसेस का हमारी बॉडी के अंदर मूव करना, इनहेल करना, और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, यानी गैसों का हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाना। अब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, हवा को लंग्स के अंदर फेफड़ों में लेके आना। इसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेल करना। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स अक्कर ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब इनहेलेशन के प्रोसेस में जो है डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, यानी बॉडी जो है फिजिकली कैसे जो है हेल्प करती है इनहेलेशन के अंदर, कैसे जो बॉडी के फीचर्स जो हैं वो चेंज होते हैं इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान। वो कह रहे हैं जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स जो हमारे पसलियों के साथ, रिब्स के साथ जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। वो कंट्रैक्ट सिकुड़ेंगे फॉर अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। और जो आपकी ये रिब केज है ना, पूरे का पूरा मतलब जो आपकी पसलियाँ हैं वो क्या करेंगी? ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगी। एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट एंड मूव डाउन। और डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी पसलियाँ ऊपर की तरफ हो जाएंगी। और जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है? आपके जो है लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर रीजन होता है जो मसल्स से मिलके बनता है, उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो मूव कंट्रैक्ट करेगा और मूव डाउन, वो नीचे की तरफ जाएगा, पसलियाँ ऊपर की तरफ आएंगी। और जो आपका डायफ्राम है वो मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ, तो एरिया जो थोरेसिक कैविटी का है, जो चेस्ट कैविटी का है, वो ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों कंट्रैक्शन की वजह से। दीज टू कंट्रैक्शन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। अब आपके चेस्ट कैविटी में एरिया क्या होगा? हो गया एरिया ज़्यादा हो गया है लंग्स के जो है रिब केज के ऊपर मूव करने की वजह से और डायफ्राम के नीचे की मूव करने की वजह से। और जो प्रेशर होगा लंग्स पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक खुल गया है, वो एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से लंग एक्सपैंड, फैल जाएंगे, और हवा जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो फिल हो जाएगी। अब एक्सहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन में तो हमने बात की कि रिब केज अपवर्ड मूव करेगा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाएगा। ठीक है, लंग्स पे प्रेशर कम हो जाएगा और हवा जो है वो लंग्स में मूव करेगी। इसके सारे ऑपोजिट एक्सहेलेशन में है। एक्सहेलेशन का मतलब है मूविंग आउट ऑफ लंग्स, या एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हवा आपके लंग्स से गैसों के तबादले के बाद मूव आउट हो जाती है। इसमें फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं, इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, दोबारा इनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएंगे। वहाँ रिबकेज ऊपर हो गया था, यहाँ रिबकेज दोबारा नीचे आ जाएगा। एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो रिलैक्स एंड मूव अप। इसमें डायफ्राम भी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इन दोनों मूवमेंट की वजह से अब रिबकेज भी नीचे आ गया और डायफ्राम भी ऊपर चला गया, तो जो थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो प्रेशर होगा लंग्स के ऊपर वो ज़्यादा हो जाएगा। और लंग्स पे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा लंग्स से बाहर मूव आउट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। वो कह रहे हैं वी लॉस
हाफ लीटर ऑफ वाटर अ डे ड्यूरिंग ब्रीथिंग। वो कह रहे हैं जब हम ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो है ना हाफ लीटर पानी जो है वो कम होता है, हमारी बॉडी में से रिड्यूस हो जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम कह सकते हैं। किस तरह दिस इज़ द वाटर वेपर वो इसी व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू द ग्लास। वो कह रहे हैं जब हम किसी ग्लास पे या हम जो है जैसे आप लोगों का मिरर वगैरह इस पे जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे वाटर वेपर्स जो है वो जमा हो जाते हैं हमारे सांस के ज़रिए निकल के। तो हमारे सांस के ज़रिए जो है पानी के बुखारात जो है बॉडी से बाहर लॉस होते हैं और कितने हाफ लीटर जो है। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी किस रेट में ब्रीथ कर रही है, ये हमने पढ़ना है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल कंडीशन एट रेस्ट, यानी जब हम रेस्ट कंडीशन में है, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते उस वक्त हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 16 से 20 टाइम होता है एक मिनट के अंदर। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम हार्ड जॉब करते हैं तो मसल जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी उस वक्त एटीपी बन रही होती है और खुराक टूट रही होती है। तो खुराक टूटेगी, एटीपी बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है साथ साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो रिस्पायरेटरी सेंटर जो होगा ब्रेन का वो डिटेक्ट करेगा कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी वो मैसेज सेंड करेगा हमारे रिब्स के मसल्स के पास और डायफ्राम के पास, ताकि ब्रीथिंग रेट क्या कर दिया जाए, स्पीड अप कर दिया जाए। द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीज, तो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे स्पीडली और इस तरह ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स हो जाता है एक मिनट के अंदर। ठीक है, वैसे 16 to 20 है, लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है सर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ना ब्रेन के अंदर, वो किस चीज़ को सेंस करता है, वो सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होगी ब्रीथिंग रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, अब हमने ये देखनी है जब हम इन हवा को अंदर लेके जाते हैं बॉडी में या हवा को बॉडी से बाहर लेके आते हैं तो ये डिफरेंट गैसेस हैं, इनकी कितनी परसेंटेज कितनी अमाउंट मौजूद होती है। ऑक्सीजन जो है जब हम हवा इंस्पायर्ड एयर जो हवा अंदर लेके जाते हैं इनमें 21% होती है, और जब हम हवा बाहर लेके जाते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर जाती है और 4% बॉडी से बाहर रिमूव होती है। नाइट्रोजन जो है वो 79% ही जा रही है, 79% ही वापस आ जाती है। वाटर वेपर्स वेरिएबल, कभी वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, कभी वाटर वेपर्स कम होते हैं बॉडी में, क्योंकि कभी कभी हार्ड ड्राई एयर होती है, कभी ह्यूमिडिटी वाली एयर होती है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड यानी आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। टेम्परेचर चेंज होता है इंस्पायर्ड एयर का, ठीक है, कभी हवा का टेम्परेचर कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में जो हवा का टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। डस्ट पार्टिकल वेरिएबल होते हैं, कभी अगर पोल्यूटेड एयर होगी तो ज़्यादा होंगे, अगर साफ़ होगी तो कम होंगे, और ऑलमोस्ट नॉन एक्सपायर्ड एयर में वो नहीं होते। ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग था, और जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।